alaikum everyone. Today we're covering the poem Lines from an Essay on Man, and we have already covered the explanation. So our focus today would be on the comprehension, question and answers, and also the critical analysis. Now, if we focus on the first question of the poem, it's a very simple and easy question because it's just asking us who wrote the poem An Essay on Man and write a few lines about him. And I think by now you all know who was the poet. It's Alexander Pope. If anything that you remember about him from the poem, maybe comment a few messages down the video. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई? It has been written by Alexander Pope. He was the most brilliant and influential poems of his period. यानी कि अपने ज़माने की बेहतरीन पोम थी and he was one of the most influential poets of his time. ठीक है? He taught himself by reading and translating Latin, French. अपनी English language तो जाहिर है, Latin, French, Italian and Greek languages उन्होंने कैसे याद की हैं, कैसे समझी हैं? खुद पढ़ के उन लैंग्वेज के पोइट्स और राइटर्स को पढ़ के ही एक्चुअली learned all those languages. His essay on criticism was published in 1711. कब पब्लिश हुआ है वाली पोम? 1711. He was 18th century English poet. 18th century का मतलब ही क्या है? Enlightenment का era. ठीक है? Masterpieces include Rape of the Lock, An Essay on Man. और एक और इनके बारे में क्या बात लिखी है कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है कोटेशंस की, जिसमें आज तक आने वाले तमाम राइटर्स की कोटेशंस शामिल हैं, उसके अंदर शेक्सपियर और टेनिसन के बाद तीसरा नंबर किसका है? अलेक्जेंडर पोप का। कि उनकी जो कोटेशंस हैं उनको इतनी ज़्यादा दफ़ा इस डिक्शनरी के अंदर कोट किया गया। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर इज इन फैक्ट द ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। और कमेंट का मतलब है कि आप लोगों ने इस बात को एक्सप्लेन करना है फर्दर। ठीक है? इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं? इग्नोरेंस ऑफ द फ्यूचर इज ब्लेसिंग ऑफ गॉड। एग्जाम्पल्स दीजिए इसकी फ्रॉम द पोम, या फिर पोएट का क्या परसेप्शन है फ्यूचर के बारे में। इन दिस पोम अलेक्जेंडर पोप एलेबरेट्स द पॉइंट दैट ह्यूमंस आर टोटली इग्नोरेंट अबाउट देयर फ्यूचर। हम क्या इस दुनिया में जितने भी क्रिएचर्स हैं, दे डोंट नो द कंप्लीट फ्यूचर, किसी को भी नहीं पता, राइट? वी ऑल हैव डिफरेंट टेंडेंसीज। एनिमल्स के पास बिल्कुल ही वो लिमिटेड टेंडेंसी है, दे डोंट नो एनीथिंग। ह्यूमंस के पास एनिमल्स से ज़्यादा टेंडेंसी है टू नो अबाउट द फ्यूचर। ह्यूमन से ज़्यादा एंजल्स के पास है। लेकिन वट एवर इज़ इन द फ्यूचर, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए पहले से लिख दिया है। वी हैव नो पार्ट इन इट, वी कैन नॉट इंटरफेयर इन इट। ठीक है? एंड इफ़ वी हैड नोन अबाउट अर फ्यूचर, कि आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, ग्लोरी यानी कि आपको सक्सेस मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, या फिर आपका डिक्लाइन आएगा, इफ़ वी हैड नोन दिस ऑलरेडी, तो फिर हमारी ज़िंदगी तो एक बिल्कुल प्लेन से सादी ज़िंदगी रह जाती। इट वुड बी सो बोरिंग, वी वोंट बी डूइंग एनी थिंग, वी वोंट बी ट्राइंग। हम सिर्फ सोच में, गम में और इसी में पड़े रहते और सब कुछ मिलता रहता। What does the poet think about the unawareness of the future? It's actually very much similar to जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे ये पोएट क्या समझते हैं इस बारे में, द सेम थिंग जो कि अभी आप लोगों ने बताई है। द पोएट बिलीव्स कि इफ़ वी हैड नोन के फ्यूचर में क्या होगा, पीपल वुड बी जस्ट वरीइंग अबाउट दैट ओनली। अगर हमें ये पता होता कि आपको ये मिल जाएगा तो आपको अपने काम करने के बाद खुशी भी ना मिलती, यानी कि इफ़ वी गेट एनी सक्सेस हमें उसकी खुशी भी मिलती है, राइट? मगर अगर हम पहले से वो पता चल जाए कि यही होगा तो हमें उसकी खुशी भी नहीं मिलेगी, जीत की खुशी ख़त्म हो जाएगी, हारने का डर महसूस रहेगा, तो ऑब्वियसली इट वोंट बी एनी यूज़ फॉर एनी ऑफ अस। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 पे मेंशन है, व्हाट इज़ द बिलीफ ऑफ द पोएट अबाउट होप। अब होप एक डिफरेंट चीज़ है। ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर मौजूद है, लेकिन साथ में होप भी गिवन है। एंड होप का क्या रोल होता है इंसान की लाइफ में, स्पेशली एज पर दिस पोम। ठीक है? अब ज़िंदगी में फ्यूचर से तो हम अनअवेयर हैं, इसका मतलब देयर इज़ अनसर्टेनिटी कि कल क्या होगा, आने वाले सेकंड में क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि वी होप हम सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। सो होप इज़ एक्चुअली अ पावर, इट्स अ फोर्स जिससे हम जनरेट करते हैं एनर्जी, और उसकी वजह से हम एफर्ट्स लगाते हैं एंड अल्टीमेटली हम हासिल भी कर लेते हैं उसको, राइट? तो जैसे कि लाइबा ने कहा, इट्स अ लाइट इन द डार्कनेस। उस अनसर्टेनिटी में होप आपको रास्ता दिखाता है कि यू कैन मूव अहेड, यू कैन गेट बेटर, चाहे कितनी भी मिजरेबल हालात हों और हार्डशिप्स, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स,
होप इज समथिंग जो कि आपको आगे ले जाने में हेल्प करता है. इट गिव्स यू द एनर्जी, द इंस्पिरेशन टू मूव अहेड. इट अलाउज अस टू लिव अ पीसफुल लाइफ. बिकॉज होप आपके पास है तो फिर चाहे हालात मुश्किल भी हों, वी टेंड टू थिंक यार हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, और फिर हम कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यही क्वेश्चन है कि होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन ह्यूमन ब्रेस्ट, मैन नेवर इज बट ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड. इस लाइन का मतलब क्या है? एक पहला हिस्सा तो अभी हमने पढ़ा कि होप इज समथिंग जो कि हमेशा से इंसान के दिल के अंदर मौजूद है, एंड इफ इट वॉजेंट विद अस तो फिर हमारे लिए दुनिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता. ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर को कंपनसेट किससे किया? अल्लाह ताला ने हमें होप देके किया. राइट, फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ हमारे साथ रहेगा. वी ऑलवेज होप नॉट फॉर द बैड बट फॉर द बेस्ट. हम यही सोचते हैं ना, उम्मीद किसकी करते हैं? अच्छे से अच्छे की करते हैं. क्योंकि हम आगे जो लाइन लिखी है, मैन नेवर इज बट टू बी ब्लेस्ड, हमेशा हमारी ख्वाहिश होती है कि वट एवर इज़ आर करेंट सिचुएशन, हम अपने आप हमारे फ्यूचर को उससे और बेटर और इम्प्रूव करें. तो ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड का मतलब है इंसान की ख्वाहिश क्या होती है? हमेशा से और से और से और की तलाश में, मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स. लेकिन दिस एक्चुअली इज रिलेटेड टू द होप. अगर होप होता नहीं तो हम और ब्लेसिंग्स की तवक्का ही ना करते. सो ओनली बिकॉज वी हैव द पावर ऑफ होप हम ये तवक्का भी कर सकते हैं, हम ये चाहते भी हैं कि हमें और ब्लेसिंग्स मिलें. वरना तो फिर उम्मीद ही ना होती तो ब्लेसिंग्स कैसे मांगते हैं? राइट. Now we have question number 6. What are the two blessings of God according to Alexander Pope in the poem? ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है इट रिलेट्स बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन जो कि हमने पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दो ब्लेसिंग्स हम जिक्र कर रहे हैं उसमें से वन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑब्वियसली इज़ द ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर. अभी हमने पीछे ये भी पढ़ा और डिस्कस किया कि ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर ज़रूरी भी है, क्योंकि इफ़ वी न्यू ऑफ द सक्सेस या फिर ऑफ द फेलियर्स दैट वाज टू हैपन इन आवर लाइफ्स, तो फिर हमारी लाइफ में से एक इंटरेस्ट, एक क्यूरियोसिटी और खुशी ख़त्म हो जाती. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स जो कि हमें पता चल जाती होने वाली हैं, तो फिर हम उनके गम में ही एक जगह बैठे रहते हैं. We would not have been able to tolerate the losses if we knew that they would happen and we cannot do anything about it. So blindness to the future basically helps us to live this life. और उसको compensate करने के लिए second blessing है hope की. Hope क्या करता है? Hope helps us to stay positive. Hope helps us to have this inspiration कि whatever is going on in our life in the present state, हम इसको आने वाले फ्यूचर में फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं. So these are the two blessings mentioned by the poet in this poem. Why does he suggest to hope humbly? Humbly का मतलब होता है सिंपल या फिर सादा या फिर बहुत ज़्यादा लैविशनेस ना हो. तो होप हम्बली का मतलब क्या है? होप हम्बली का मतलब है अगर हम अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे तो उससे हमारा अपना नुकसान होगा. राइट. डिज़ायर्स रखने में बुराई नहीं है, गोल्स रखने में बुराई नहीं है, बट दे शुड बी मॉडेस्ट. ऐसे होने चाहिए जिनके ना हासिल होने से हम भी कोने में बैठ के ना हो जाए. रियलिस्टिक होना चाहिए इंसान को. ठीक है. और यहाँ पे क्योंकि होप आपके पास है तो होप का मतलब ये नहीं है कि बस आप अपने आप को कोई अजीब ही अनरियलिस्टिक सा गोल बना लेंगे, मुझे ये करना है या मुझे वो बनना है या मुझे ये है या मुझे इतना बड़ा महल चाहिए. अपनी ख्वाहिशात को हमें अंडर कंट्रोल करके रखना है. होप हम्बली का मतलब क्या है? वी शुड रिमेंबर कि ज़िंदगी को मॉडेस्ट तरीके से गुजारना है. अगर हम एक जगह बोल रहे हैं कि भाई आपको ज़िंदगी में टेम्पररी टाइम के लिए रहना है, तो फिर एक छोटे से टाइम में रहने की जो जगह है उसके लिए हमें इतना सब कुछ करना ही नहीं चाहिए स्पेंड. इफ़ वी सीक टू राइज, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, वी शुड बी मॉडेस्ट. तो हमें एक बर्ड की तरह बनना चाहिए. बर्ड क्या कर रही होती है? इवन व्हेन इट्स फ्लाइंग इन द एयर, उसे अपने आप को बैलेंस करके चलना होता है. ये नहीं कि बस वो फ्लाई करना शुरू हो गई तो बस वो कहीं और ही जाके पहुंच गई. इट हैज़ टू बैलेंस इट सेल्फ स्टेडली. जहाँ बैलेंस आउट होगा वो नीचे आके गिर पड़ेगी. ऐसा ही होगा. तो इवन दो होप कैन गेट अस टू द हाईएस्ट पीक ऑफ सक्सेस, लेकिन वी हैव टू रिमेंबर आवर बिगिनिंग. वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स ग्राउंडेड. ठीक है एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट एडवाइस डज पोप गिव टू द ह्यूमन बीइंग्स? एडवाइस क्या की है? इन शॉर्ट आपने समराइज करना होगा. एडवाइस में जाहिर है सारी बातों को. तो व्हाट कैन यू गाइज टेल मी? व्हाट्स द एडवाइस ऑफ द पोएट? क्या करना है और क्या नहीं करना है?
फर्स्ट वॉज के ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर डजंट मीन कि हमारे पास सब कुछ ख़त्म हो गया. With hope we can create a better future, and with hope we can set even better goals for us, right? इसके अलावा ही ऑल्सो मैंशनड अबाउट डेथ, और डेथ के बारे में क्या बोला है, दैट इट इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर, क्योंकि वो हमें सबसे ज़बरदस्त बड़ा लेसन याद करवाती है. वो क्या लेसन है कि एवरी थिंग इज़ बाउंड टू एंड. इंसान अपने पास कुछ भी रख ले, अल्टीमेटली वी हैव टू लेट इट गो, क्योंकि ये ज़िंदगी मॉर्टल है, हम भी मॉर्टल्स हैं. एटर्नल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है और कोई भी नहीं. तो हमें उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड. एसे ऑन मैन delve into the fundamental questions. What does the word fundamentals mean here? फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, फाउंडेशन, राइट. तो एक इंसान एक इंसान की जो एग्जिस्टेंस है, क्यों आया है भाई इंसान, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ आवर क्रिएशन, क्यों हम आए हैं इस दुनिया में. देयर मस्ट बी सम पर्पस. मोरालिटी का मतलब होता है कि इस दुनिया में रहने के कोई उसूल ज़वाबित हैं भी, या जो कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, इज़ इट लाइक दैट, या डू वी हैव सर्टेन मोरल्स एंड एथिक्स और वैल्यूज़ टू फॉलो, परफॉर्म अ रोल. एंड द डिवाइन ऑर्डर का मतलब है कि अल्टीमेटली नथिंग इज़ इन आवर हैंड्स. वट एवर आर वी डूइंग, जो कुछ हमें हासिल करना है, जो कुछ हमसे खो जाना है, नथिंग इज़ इन आवर हैंड्स. हमारा काम है अपनी तरफ से एफर्ट लगाना, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं. तो डिवाइन ऑर्डर में जो भी अल्लाह ताला का हुक्म है, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन. Reflective and didactic poem, Pope embarks on a journey to explore the nature of the man. अब रिफ्लेक्टिव का मतलब तो बहुत आसान सा है. रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जब हम अपने पास्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, जब हम कुछ सोचें मोचें, उसको हम रिफ्लेक्टिव कहते हैं. ऐसा ही है. तो इस पोम के बाद पढ़ने के बाद भी व्हाट एक्चुअली ही वांट्स अस टू डू, हम अपनी ज़िंदगी को खुद से ज़रा एनालाइज करें कि व्हाट आर वी डूइंग या हाउ आर वी लिविंग इट. ऐसा ही है. और डायडैक्टिक का मतलब क्या होगा, कुछ आइडिया इस बारे में. इट्स अ डायडैक्टिक पोम. व्हाट डज दैट मीन? एक ऐसी पोम जिसकी टोन आपके पास इंस्ट्रक्शनल होती है. टीचर आपको जब भी कुछ पढ़ाती हैं, कुछ लिखाती हैं, इंस्ट्रक्शंस दे के लिखाती हैं ना, तो इफ़ देयर इज़ अ पोम जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, उसमें आपको समझाया जा रहा है, एडवाइस की जा रही है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे डायडैक्टिक बोलते हैं. ठीक है. तो ऑब्वियसली इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप यही लफ्ज़ लिखें एज इट इज़, ऐसे ही ये पैराग्राफ उतारें. नॉट एट ऑल. यू कैन चेंज इट सर्टेनली. सही है. इंफॉर्मेटिव भी कह सकते हैं. बिल्कुल. पोप एम्बार्क्स का मतलब है किस जर्नी पे जा रहे हैं, किस जर्नी को स्टार्ट किया जिसमें वो इस इंसान के नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं. और इस बड़ी सी कॉस्मॉस में, इस बड़ी सी गैलेक्सी में हमारा प्लेस कहाँ पे है, इतने हज़ारों क्रिएचर्स के बीच में, वे डू वी स्टैंड. ठीक है. थ्रू एलोक्वेंट वर्सेस, यानी कि ज़बरदस्त तरीके से लिखी गई जो इनकी वर्सेस हैं, समझाने के अंदाज में उन्होंने फ़िलासफ़िकल अंदाज में हमें पेश किया है कि इंसान की एग्जिस्टेंस और उसकी ज़िंदगी और उसके बाद का सफ़र क्या है, क्यों है और कैसा है. Simply clear. Now we have the summary. आप समरी के अंदर क्या लिखेंगे, समरी के अंदर आप बताएंगे कि भाई इन्होंने क्या क्या बातें की हैं, किस किस हवाले से बात की है, यही लिखेंगे. राइट. अब इस पोम के अंदर एज भी नो कि एक बड़े से स्टेंजा में तो ये पोम नहीं थी ना, डिफरेंट स्टेंजाज में थी या नहीं थी, और हर स्टेंजा में पोइट ने एक अलग बात को डिस्कस किया है. ऐसा ही है. राइट. तो बेसिकली उन्होंने सेक्शंस बना दिए. यहाँ पे जो आपके पास लगे द पोम इज डिवाइडेड इनटू 4 एपिस्टल्स, यानी कि 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, या 4 डिफरेंट थीम्स के ऊपर बात हुई है. कहीं इन्होंने हमें बताया है होप के बारे में, देन ही हैज टॉक्ड अबाउट डेथ, देन ही हैज टॉक्ड अबाउट अनअवेयरनेस टू द फ्यूचर. अलग अलग चीज़ों को डिस्कस किया. राइट. तो हमने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इन द फर्स्ट एपिस्टल ही हैज टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन ह्यूमिलिटी, यानी कि इस बात को मानना कि हमारी क्या लिमिटेशन है, किस हद तक हमारे हाथ में काम है और उसके बाद हमारे हाथ में कोई काम नहीं है. सेकेंड स्टेंजा में क्या बता रहे हैं, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, यानी कि वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड. सही है. उसमें एटम्स, उसमें मॉलिक्यूल्स, उसमें माउंटेन्स एंड यू नो और कितने हज़ारों क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स एंड एंजल्स, वेयर आर वी. ठीक है. देन हैप्पीनेस, और फिर आखिर में होप की बात हुई है. ऐसा ही है. तो अगेन आई वुड रिपीट माई पॉइंट कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है. आप लोगों ने समरी लिखनी है तो यू कैन सर्टेनली राइट द समरी फ्रॉम योर ओन एंड. किसी ने नहीं कहा कि आप इसी को
ज़बरदस्ती कि नहीं यही लिखें, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम, और पोम का स्ट्रक्चर क्या है भाई? एन एसे ऑन मैन इज स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डायडैक्टिक पोम, अभी हमने पढ़ा इट्स एन इंस्ट्रक्शनल फॉर्म comprising of 4 epistles, 4 stanzas written on heroic couplets. हमने rhyming couplets पढ़ा था, याद है? rhymed couplets, exactly, you can call it rhymed couplets as well. उन्हीं का दूसरा नाम heroic है. Pope's use of rhymed couplets provide a rhythmic and cohesive flow to the poem. अब इस poem में जो उन्होंने rhymed couplets यूज़ किए हैं, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? एक flow, एक musicality आ गई है, जिसकी वजह से sequence wise पूरी poem आ गई है. Like one discussion, सेकेंड स्टेंजा में अलग सब्जेक्ट, थर्ड में अलग, फोर्थ में अलग, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. Now we have the tone and the mood of the poem. The tone is didactic, as we have already discussed. Didactic means instructional. तो इस पूरी की पूरी जो हमारे पास poem है, an essay on man, basically it's the poet's way of instructing the people कि ज़िंदगी में क्या लेसन है और ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है at the end of the day. And then again, how much thankful we should be to God कि अल्लाह ताला ने जो जितने भी नेचर के उसूल बनाए हैं वो एक्चुअली हमारे हक़ में ही हैं, बट हम उसे समझते नहीं हैं. तो बेसिकली यहाँ जो लिखा है, द मूड ऑस्किलेट्स बिटवीन इंट्रोस्पेक्शन एंड अ सेंस ऑफ कॉस्मिक वंडर, यानी कि समटाइम्स द पोएम इज आस्किंग अस टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर लाइव्स, टू असेस आवरसेल्व्स, to find our place, and then this wonderment about the whole universe that is so big and so huge कि जिसको अभी तक हम even 1% भी completely समझ नहीं पाए. But at the end of the day, what's the main point? The main point is कि एक इंसान कहाँ stand करता है इस तमाम comparison में. Moving ahead to poetic devices, इस poem की जो language थी, we can safely say कि it wasn't very difficult. There were a few words that we can count as a bit difficult, but I think overall in general this was a very easy to understand poem. And again उसका reason यही है कि लोगों को बात समझ आ जाए. That's the main message, that's the main point, that's the main purpose of the poem, to spread the message. And that's why the poet has used simple vocabulary and easy to understand language. He has used metaphors. He has used personification, calling death as a teacher, that's a personification, and then personifying heaven as the God, obviously. इसके अलावा we have imagery in quite a few places, a hero perishes or a sparrow dies, atoms or systems. So the whole poem basically is poet's way of persuading the readers to imagine of the scenario to understand the message of the poet. Conclusion is a very simple conclusion here. It's a timeless exploration. किस चीज़ की exploration है? इंसान के nature की, cosmic order की और अल्लाह ताला की power की. And then our role in it. और वो role क्या है कि we do not stand a chance to interfere and to pry into God's business. हमारा काम ये है कि हमें उसके दी गई blessing hope के साथ अपने आने वाले future को better से better करना है, so that whatever issues we may have in this current present life, हम उन तमाम चीज़ों को आगे जाके सॉल्व करना. आई होप एवरीवन इज क्लियर. वी विल सी यू इन अनदर वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.